किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। कम पैदावार के बावजूद बढ़ी चावल की खरीद। देश में 69.8 लाख टन चीनी उत्पादन। मौजूदा मौसम आलू के लिए नुकसानदेह और पशु कल्याण पर खर्च हुए 23 करोड़। और अब कृषि समाचार विस्तार से। जहां एक ओर मानसून के बिगड़े मिजाज के चलते धान की पैदावार में गिरावट के आसार हैं, वहीं इसकी सरकारी खरीद में भारी बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य की संबंधित एजेंसियों के पास धान का काफी स्टॉक हो गया है और पिछले साल के मुकाबले 32% से अधिक धान की खरीद अब तक हो चुकी है। विभिन्न राज्यों में धान की खरीद 1.96 करोड़ टन हो गई है, जबकि पिछले साल में अब तक 1.50 करोड़ टन धान खरीदा गया था। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश की लगभग सभी प्रमुख एजेंसियों में धान का भाव कम चल रहा है, जबकि सरकारी एजेंसियों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, जो ज्यादा है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा के अनुसार चीनी सत्र 2015-16 के पहले 3 महीनों में देश का चीनी उत्पादन 6.5% से बढ़कर 69.8 लाख टन हो गया है, जबकि समान अवधि में इसका निर्यात 3 लाख टन रहा। पिछले पखवाड़े में चीनी की एक्स मिल कीमत में 1 से 2 रुपए प्रति किलो की बढ़त हुई है, लेकिन इसकी कीमतें अभी भी चालू सत्र के अक्टूबर-नवंबर की अवधि के दौरान उत्पादन की लागत से कम है। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन पिछले वर्ष के 32.6 लाख टन से बढ़कर 33.7 लाख टन हो गया। वहीं प्रदेश में चीनी की औसत प्राप्ति का स्तर इस वर्ष 10.36% रहा, जो पिछले वर्ष 10.44% था। प्रदेश में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि मौजूदा मौसम आलू की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इसके नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार बदली युक्त बूंदाबांदी और नम वातावरण में झुलसा रोग तेजी से फैलता है। ऐसे में आलू उत्पादक किसानों को सलाह है कि अच्छी पैदावार पाने के लिए जिंक, मैग्नीज, कार्बामेट 20 से 25 किलोग्राम को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पशुओं के कल्याण, उनकी देखरेख और विकास से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गठित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इन कार्यों के लिए पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सूचना के अधिकार के तहत वन व पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 में बोर्ड को योजना मद में 5.36 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014-15 में इस मद में 7.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पशुओं के आश्रय के लिए बोर्ड को 2013-14 में कोई अनुदान नहीं मिला, जबकि 2014-15 में उसे पशु आश्रय मद में 4.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1420 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1408 रुपए, फैजाबाद में 1415 रुपए, हरदोई में 1405 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 2160 रुपए, लखीमपुर में 2090 रुपए, फैजाबाद में 2120 रुपए, हरदोई में 2155 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 2190 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1660 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 1640 रुपए, फैजाबाद में 1580 रुपए, हरदोई में 1555 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। दलहन में मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 7625 रुपए प्रति क्विंटल, लखीमपुर में 7600 रुपए, फैजाबाद में 7200 रुपए, हरदोई में 6850 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 6940 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है,
अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, अपने इस कार्यक्रम के दौरान हम कोई समसामयिक विषय लेते हैं और उस विषय से संबंधित आपकी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान अपने एक विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। तो आज के हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहनों भाइयों, इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, हम आपको बता दें कि हमारी सभी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 0522 2288 दूसरा नंबर है 0522 2205756। एक टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800 180 5233। बहनों भाइयों, जब भी आप हमें फोन करें तो अपनी टीवी की आवाज जरूर धीमी कर लें ताकि आपकी आवाज हमें स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो आइए अब रुक करते हैं अपने विषय की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं कृषि में सामयिक कार्य के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मौसम इस समय जो चल रहा है उसको देखते हुए हमारे किसान भाइयों को किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं।
देखिए, सबसे ज्यादा तो अभी हमारे प्रदेश की ये मुख्य फसल गेहूं है जी। और अमूमन ये होता था कि दिसंबर में एक हल्की वर्षा हमें मिल जाती थी तो गेहूं में हमें सिंचाई का एक थोड़ा सा बचत हो जाती थी जी। दूसरा, जो दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं उनके लिए तो वो रामबाण साबित होती थी। लेकिन इस बार मौसम ने जो दिसंबर में हमें हल्की फुल्की बारिश मिलती थी वो अभी तक नहीं मिली है जी। तो सिंचाई एक सबसे महत्वपूर्ण विषय हो गया है और किसान भाइयों को सिंचाई जो है समय पे देना बहुत ही आवश्यक है। गेहूं, जैसा कि हम कह रहे थे कि मुख्य फसल है, गेहूं में अमूमन जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं कि जिन पे पर्याप्त नमी खेत में होना बहुत जरूरी है, उन क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई करना हमें बहुत जरूरी होता है जी। और सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था अगर हम गेहूं की बात करें तो बुवाई के 20 से 25 दिन की बात होती है, जब कहते हैं कि क्राउन रूट इनिशिएशन, उसको कहते हैं कि छतरी नुमा एक आकार ले लेती है। तो उस समय पे सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि खेत में पर्याप्त नमी हो। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जो हमने कहा कि 20 से 25 दिन पे सिंचाई करें, हमारे प्रदेश में बहुत सारा क्षेत्रफल ऊसर प्रभावित भी है और जहां गेहूं की खेती की जाती है, ऊसर भूमियों में ये सिंचाई थोड़ी सी विलंब से करने की आवश्यकता होती है, करीब 28-30 दिन के आसपास करें जी। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? इसीलिए कि उसमें अगर हम जब सिंचाई करते हैं, एक तो नमी जब हमने बुवाई की है तो वो थोड़ा सा ज्यादा दिनों तक रह जाती है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि वो पर्याप्त नमी उसमें रहती है, थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा 1 सप्ताह का अगर विलंब से सिंचाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। तो एक तो ये दूसरा, ये ऊसर भूमि की बात जी, जी। दूसरी बात महत्वपूर्ण है सिंचाई के साथ में कि हमारे खेत की जमीन कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, हल्की हमारे खेत की भूमि है या थोड़ा भारी भूमि है, मतलब हमें कितनी सिंचाई करनी है, कब सिंचाई करना है, ये भूमि की अवस्था पर भी निर्भर करता है जी। तो जिन किसान भाइयों की जैसे हल्की जमीन है तो वो 5 से 7 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करनी चाहिए और जिनकी भूमि थोड़ी भारी है उनमें थोड़ा ज्यादा सिंचाई करने की, गहराई थोड़ा ज्यादा की बात करते हैं तो 7-8 सेंटीमीटर तक सिंचाई कर सकते हैं जी और करना चाहिए। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी इसमें है कि सिंचाई के साथ साथ कि आप अभी जो जिन किसान भाइयों ने थोड़ा सा विलंब से भी गेहूं बोया होगा तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं गेहूं में, हमेशा ये कहा जाता है कि पहली सिंचाई के बाद पहली टॉप ड्रेसिंग जरूर करना चाहिए। तो टॉप ड्रेसिंग जो आप करें ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अगर हमारा खेत हल्की मिट्टी है तो हम टॉप ड्रेसिंग कब करें और अगर हमारे खेत की मिट्टी थोड़ी हैवी है तो हम कब करें। अमूमन ये कहा जाता है कि सिंचाई के बाद अगर हमारा खेत में पैर सहने लायक मिट्टी हो जाए जो करीब 24 घंटे। गोरखपुर से एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर है जी। हेलो जी जी हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना कि देर से गेहूं बोए हुए हैं जी। हाँ, उसी में क्या सावधानी बरती जाए? अच्छा, इन्होंने विलंब से गेहूं बोया है जी। तो उसके लिए क्या विलंब से गेहूं बोया है, अभी हम लोग वही उसी की बात ही कर रहे थे कि जिन किसान भाइयों ने विलंब से गेहूं बोया है, अभी पहली अगर विलंब से इन्होंने कितने विलंब से बोया है ये बताना संभवतः भूल गए। एक तो ये है कि उसमें सिंचाइयों का जो अंतराल रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारा कम समय हो गया है तो अब हम जो है उर्वरक भी प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है कि उर्वरक क्या हम उतना ही, जैसे कम समय रह गया है खेत में, अगर विलंब से बोया है तो समय तो कम रह गया, कम रह गया तो एक ये है कि उर्वरक का जो प्रबंधन होता है उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। जो इनकी टॉप ड्रेसिंग हो उसको समय से सिंचाई करके समय से टॉप ड्रेसिंग करें। दूसरा, खरपतवारों की गेहूं के फसलों में बहुत ज्यादा समस्या होती है तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान है, मेटासल्फ्यूरान है। डॉक्टर साहब, वाराणसी से एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर है। हेलो 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 हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी हेलो हेलो हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
हेलो, आपको हमारी आवाज मिल रही है? क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे लगी हुई है। आप अपनी बात रखिए। आप अपनी टीवी की आवाज धीमी कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अरे सर जी, सुनाई तो दे रहा है। हाँ जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं कह रहा हूँ मेरे लगभग 15-20 फूल गोभी लगी हुई है, ठीक है जी। तो सर जी मतलब पौधा तो काफी बढ़ गया है, विकसित भी हो गया, जड़ें भी मोटी हैं, बहुत बड़ा हो गया, मगर सर जी उसमें फूल नहीं आ रहा है, क्यों? क्या फूल गोभी है और लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहा है। नहीं, कितना दिन का पौधे बड़े हो गए हैं, जड़ें भी काफी हैं, लेकिन देखो ये अक्सर जो है जब बोरान तत्व की कमी होती है उस समय पे ये गोभी में ये समस्या एक रहती है। तो अब ये जैसे अब अभी तो अब हम इस समय पे तो अब बोरान तत्व की कमी के लिए नॉर्मली अगर इनको थोड़ा सा यही कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं कि किसान को ध्यान में देनी चाहिए, मिट्टी की जांच कराना चाहिए था। और अक्सर जो है जो गोभी की फसल में ये समस्या आती है कि उसकी गांठ नहीं सही से बन रही है। तो अब वो उसमें यही होता है कि भाई पोषक तत्वों की कमी है, पोषक तत्वों की अगर पूर्ति करें, संतुलित पोषक तत्व दें तो उसमें जो है इनकी समस्या का निराकरण हो सकता है। ये जी तो हम लोग उसके गेहूं के ऊपर बात कर रहे थे जो गोरखपुर से हमारे किसान भाई ने जानना चाहा था। तो एक ये है कि अभी जो हम उसकी खरपतवारों की बात कर रहे थे कि एक तो सिंचाई प्रबंधन, एक उर्वरकों का प्रबंधन, पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। और गोरखपुर एरिया में भी गेहूं में ये काफी समय पहले भी आई कि एक बाली निकलती है और वो फैल सी जाती है, उसमें दाने सही नहीं बनते हैं। तो वहां पे भी उस एरिया में भी काफी समस्या हुई। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि पोषक तत्वों का भाई विशेष ध्यान रखिए। तो उसके लिए मिट्टी की जांच बड़ी आवश्यक है, मिट्टी की जांच आवश्यक है। और अभी भी जो है जो अब तो खैर निकल गया है, भाई उन्होंने गेहूं अपनी बो चुके हैं, लेकिन आने वाली फसलों के लिए भी ये आवश्यक है, उतना ही महत्वपूर्ण कि हम फसल की बुआई के पहले खेत की मिट्टी की जांच करा लें और कौन सी फसल लेने जा रहे हैं वो उनको पूरी सही सलाह मिलती है। डॉक्टर साहब, गोरखपुर से सविता त्रिपाठी जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ सर जी, सविता जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? सर आलू में दवा डालने का समय हो गया है अब। नहीं, किस चीज के लिए भाई दवा डालनी चाहती हैं आप? देखो आलू में ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, कोई बीमारी रोग बीमारी नहीं लगाए तो भी दवाई डालें। दवाई डालना आखिरकार आलू का पत्ता पीला हो रहा है, पीला हो रहा है आलू का पत्ता, तो क्या दवा डालने की? देखिए अभी जो है इनको हालांकि में वैसे तो अभी ये बताएं कि या इतनी ठंड भी नहीं पड़ी है। अमूमन ये होता है कि इस पीरियड में जो झुलसे की बात हो जाती है। तो जिंक मैंकोजेब और कार्बामेट का ये घोल बना करके उस पर छिड़काव करेंगे तो इसका जो है इनकी समस्या का निदान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहता था कि जैसे गेहूं की फसल में टॉप ड्रेसिंग की बात आती है, तो टॉप ड्रेसिंग सिंचाई के पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मिट्टी की दशा के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो अमूमन सिंचाई करने के बाद 24 घंटे के बाद 24-36 घंटे के बाद खेत में आप जाकर के आपका पैर सहने लायक हो जाता है तो आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मिट्टी भारी होती है तो वहां पे वो समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। और उसमें होता क्या है कि समय ज्यादा लगने के कारण नमी रहती है तो गेहूं पीलापन लेने लगता है। तो फिर किसान को लगता है कि देखिए हमने अभी सिंचाई दी और पीलापन लग गया, तो और खेत में टॉप ड्रेसिंग हो नहीं पाती। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव होगा कि जिन किसान भाइयों की खेत की मिट्टी भारी है टॉप ड्रेसिंग पहले कर दें जी, और उसके बाद सिंचाई करें जी। और जहां हल्की है तो पहले सिंचाई कर दें और उसके बाद टॉप ड्रेसिंग करें जी। और एक और गेहूं में वो होती है कि हमारे क्षेत्र में कई जगह पे संदीप यादव जी लखीमपुर खीरी से फोन लाइन पर है। हेलो जी सर। हाँ संदीप जी, क्या जानना चाहते हैं? सर हम जानना चाहते हैं गेहूं में पहली सिंचाई कितने दिनों के बाद करनी चाहिए और कितनी सिंचाई करनी चाहिए? जी, पहली सिंचाई हम लोगों ने बात की ताजमूल अवस्था कहलाती है गेहूं की, वो सबसे क्रांतिक अवस्था होती है, बहुत जरूरी अवस्था होती है और वो बुवाई के 20 दिन के आसपास पे
हमें करना चाहिए। लखीमपुर खीरी में कहीं ऊसर की जमीन की समस्या नहीं है, तो इनको 20 से 25 दिन की अंतराल पे कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तराई का क्षेत्र है तो नमी रह जाती है, लेकिन 20 से 25 दिन की बुआई के बाद इनको जो है नमी वो सिंचाई करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे हम क्रॉप ड्रेसिंग की बात कर रहे थे, आपने सिंचाई के प्रबंधन की बड़े अच्छे ढंग से बात बताई, तो क्या उर्वरक के प्रबंधन पर भी इस समय हमें ध्यान देना है, अगर हम गेहूं की बात करें या अन्य फसलों की बात? देखिए, अभी तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गेहूं में ही उर्वरक प्रबंधन की बात है। हमारी जो दलहनी फसलें हैं उसमें हम हमेशा ही ये कहते हैं कि जो भी उर्वरक दिए जाने की आवश्यकता होती है, डीएपी मुख्य रूप से देने की बात होती है, तो बुवाई के देने के समय की बात की जाती है। गेहूं में ये कहा जाता है कि जो उर्वरक जो आवश्यकता, अमूमन तो ये होता है कि भाई किसान भाई ने अगर मिट्टी जांच कराई है तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर जांच नहीं कराई है तो ये कहते हैं 120 किलो नत्रजन के रूप में है, यूरिया के रूप में नहीं है। कि पोषक तत्व कितने? डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्र जी फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, नंद स्वरूप जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, गांव बसौली बाराबंकी पर। मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो सिंचाई करते हैं 2 प्रकार से करते हैं, एक तो नहर के पानी से करते हैं या तालाबों के, और दूसरा बोरिंग से जो गर्म पानी निकलता है। तो ये दोनों सिंचाई के बीच में हमारा जो गर्म पानी निकलता है वो ठंडा पानी होता है, तो इसमें कुछ मतलब पैदावारी में कोई गुणवत्ता में फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं, इसका जो है कोई वो नहीं है कि हम उससे इसका कोई ऐसा नहीं, इससे कोई वो नहीं है कि हम ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं कि नहर से सिंचाई कर रहे हैं, उससे कोई उसका हम कितनी सिंचाई कर रहे हैं, कितने हमारे खेत की आवश्यकता, मिट्टी में कितनी सिंचाई की आवश्यकता, ये महत्वपूर्ण होता है। हमें फसल को कितनी नमी उपलब्ध करानी है, ये महत्वपूर्ण होता है। पानी नमी के रूप में क्या है, किस तरह का है, उससे कोई जो है वो नहीं, ये भ्रांति है। तो अमूमन गेहूं में तो नहीं, धान में जरूर रहती है कि जहां लोग नहर के किनारे होते हैं वो कहते हैं साहब आज दिन का पानी गर्म हो गया इसलिए इसको निकाल दो और फिर से सिंचाई कर दो। और ये विशेष रूप से जो कि बिल्कुल नहर के किनारे बैठे रहते हैं वो लोग ये ज्यादातर करते हैं। तो ऐसा उससे ये भ्रांति है, इस तरह की फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि हमें किस तरह से उर्वरक का प्रबंधन करना है, तो उर्वरक के जो एक तो ये है कि अमूमन ये कहा जाता है कि भाई जो बाकी पोषक तत्व हैं, चाहे वो स्पोर हो, पोटास हो, उसको हम आधारभूत मात्रा के रूप में देते हैं। और इलाहाबाद से मनोज कुमार जी फोन लाइन पर है। हेलो। हाँ सर। हाँ मनोज जी, क्या समस्या है आपकी? सर यही कि आलू की पत्तियां सिकुड़ रही हैं सर, उसमें कौन सी दवा डालें? देखो अभी भी अब जो अभी इनको सही माने में तो उस स्थिति में है नहीं कि उतनी बड़ी समस्या हो। अच्छा। फिर भी जो हमने बात की कि कार्बामेट और जिंक उसको मिला करके अगर ये स्प्रे करते हैं, घोल बना करके स्प्रे करते हैं तो जो है इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं ये अभी, क्योंकि इस बार देखो ये तब समस्या आती है जब बदली होती है। अच्छा। पानी बरस जाता है, टेम्परेचर या बहुत कम हो जाता है, तब वो समस्या ज्यादा होती है। अभी तक तो इस तरह की कोई बहुत ज्यादा, और कहीं एक आध दो वो दिख रहे हैं तो उसको इतना वो लेकर के दवाई पे भी व्यय करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने गेहूं की बात की, उन फसलों की भी बात की, अब हम बात करना चाहते हैं गन्ने की। तो अगर गन्ने की फसल हमारे खेत में है तो इस समय हमें किस तरह के सामाजिक कार्यक्रम? देखिए, गन्ने की फसल में तो अभी तो एक तो ये है कि भाई अभी मिलें चल रही हैं, गन्ने की कटाई आ रही है, मिल पे आ रही है। तो जो लोग पेड़ी लेते हैं उसमें फुटान की जरूर समस्या होती है। थोड़ा तापक्रम कम हो गया है तो कई बार ये कहते हैं कि साहब वो फुटान ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक से नहीं। बढ़िया तो ये है जो गन्ना जो मिल के क्षेत्र में है तो किसान भाई जो है सड़ी जो प्रेस मड होती है, जो उसका बाई प्रोडक्ट एक तरह से होता है, उसको खेत में डाल दें। जी 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से उसकी बात की जाती है। उसको अगर डाल दें तो उससे क्या होता है, गर्मी पैदा होती है और जो फुटान होता है गन्ने की फसल में वो फुटान बढ़िया हो जाता है। तो सबसे जरूरी अभी इस समय पे यही है। इसके अलावा अभी कोई जो है आगरा से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर है। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? आलुओं में दवाई लगाते हैं, ओट से पहले लगाएं, ओट से पहले बाद में लगाएं?
जी एक बार अपना प्रश्न फिर से करें, क्या जानना चाह रहे हैं? वॉल्यूम इनका आप अपनी टीवी की आवाज धीमी कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं ढंग से पहुंच पा रही है। ओके सर, पानी लगा दिया हमने, वोट आ गई तो उसके बाद स्प्रे करते हैं। हेलो, वोट आ गई है जी। हाँ, वोट में स्प्रे मतलब वोट आ गई है, दवाई बात करते हैं, दवाई लगा दो। किस में लगा दें, किस में दवाई, किसकी खेत, कौन सी फसल की बात? आलू की बात कर रहे हैं। अभी भी लगा रहे हैं जी। हाँ सर, नहीं गया था, वोट आ गई आलू में। नहीं, वो हम समझ रहे हैं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप लगा रहे हैं, विलम्ब नहीं सोचते हैं? हाँ सर, अभी नहीं लगाई है, लेकिन आप पूछना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, नहीं यार, मेरे हिसाब से देखो जो है तकनीकी दृष्टि से अब ये बहुत विलंबित है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी दशा है तो क्या करें? नहीं देखिए, अब फिर इनकी जो आप इतना आलू जो है एक तरह से कहें कैश क्रॉप कहलाती है, काफी इनको व्यय करना होगा। और फिर जो है अभी ठंड में फुटान नहीं होगी, फिर उधर गर्मियों में जाते जाते, क्योंकि समय तो लगेगा ही लगेगा, फिर इनको वो होगी। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये अब इनके मेरे हिसाब से ये बहुत विलम्ब हो चुका है। अच्छा। इनको सोचना चाहिए, और बाकी अगर करना है तो ठीक है। अच्छा, गन्ने में फुटान अच्छी हो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करें? नहीं, इसके लिए मैं प्रेस मड की बात कर रहा था कि प्रेस मड को जो है उपयोग करें तो ठीक है। दूसरा एक ये है कि दलहनी फसलों में भी जो हमारी चना और मसूर महत्वपूर्ण है, चने में कभी भी फूल आने पर सिंचाई न करें, अन्यथा ये होगा कि जो है बढ़ान ज्यादा हो जाएगी और वो हमारे पास समय कम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय हमें किस तरह के सामाजिक कार्य करने, डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी निश्चित रूप से लाभ पहुंचा होगा। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।